हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ को रिवाइज करने वाले हैं। इन ब्रीफ जो भी डेरिवेशंस वगैरह में जरूरत पड़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होंगे, उसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स के रूल से। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किरचॉफ्स के रूल की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले आपके पास V = IR ओम्स का जो लॉ था, वहां से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालते थे। वहां से आप वोल्टेज भी निकाल सकते थे, करंट भी निकाल सकते थे, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते थे। तो किरचॉफ्स के जो रूल हैं, किरचॉफ्स के जो लॉ हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ी। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है और उसके अंदर हम एक साथ ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और वहां पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए किरचॉफ्स ने एक रूल दिया, एक नहीं दो रूल दिए किरचॉफ्स ने। उसमें जो पहला रूल है, जो पहला लॉ है, उसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। दूसरा है उसको किरचॉफ्स सेकंड लॉ बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और लूप लॉ भी बोलते हैं। उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ, या फिर क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और ये लॉ क्या बोलता है, मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारा मेन पर्पज है इस टॉपिक को रिवाइज करना। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से कुछ करंट आ रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। ये करंट मेरे पास हुआ I1, इसको हमने कंसीडर कर लिया I2 और इसको क्या मान लिया हमने, I3 मान लिया। जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उस पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है। जहां भी मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। और यहां से सपोज करो इस प्रकार से करंट दो डायरेक्शन में चले गए, ये आपके पास हो गया I4 और ये आपके पास क्या हुआ, I5। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से नंबर ऑफ लाइन्स आती हैं और फिर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे आप रेलवे जंक्शन बोलते हो, है ना। रेलवे जंक्शन का मतलब क्या है, रेलवे जंक्शन का मतलब वो जो प्लेटफॉर्म आप खड़े हो जिसको आप जंक्शन बोल रहे हो, उस जंक्शन के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग ट्रेनें आती हैं, अलग अलग रेलवे लाइन्स आती हैं और फिर अलग अलग सिटीज के लिए वो चली जाती हैं, इसलिए उसको जंक्शन कहा जाता है। तो जंक्शन रूल में क्या बोलता है, अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में फिर वापस वहां से चले गए, तो जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होगा, सिग्मा I एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लॉ बोलता है। जंक्शन लॉ क्या बोलता है, जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप कि I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू होगा I4 + I5 के बराबर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो I1 + I2 + I3 - I4 - I5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, साइन कन्वेंशन में जो करंट एंटर कर रहे हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो करंट जंक्शन को लीव कर रहे हैं उनको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। जैसे -4 और -5 हमने लिखा। इसकी दो प्रॉपर्टी ये है कि ये ओपन और क्लोज दोनों पे लगता है, इस बात को ध्यान रखना। ओपन एज वेल एज क्लोज सर्किट के ऊपर एप्लीकेबल है। सर्किट चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, हम ये जो रूल है लगा देंगे। और दूसरा ये है, ये चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। दिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है या जो जंक्शन लॉ है वो कौन से कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग है। तो कौन से कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है, चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। ओके, ये जंक्शन का फर्स्ट लॉ था, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब हम करने वाले हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के बारे में करेंगे। इसके दो तीन नाम हैं, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी बोल देते हैं और इसको वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं। कैसे, पहले डायग्राम बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक बैटरी ले ली हमने, ये हमने दूसरी बैटरी ले ली, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, कुछ इस प्रकार से हो गया। इसका EMF E1 मान लिया, इसका EMF क्या मान लिया, E2 मान लिया। इसके रेजिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। सपोज करो करंट जो है इसमें कुछ इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं वैसे। तो ये जो लूप लॉ है या सेकंड लॉ है या जो वोल्टेज लॉ है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये जो पूरा आपके पास क्लोज पाथ है जिसके अंदर बैटरी भी है और क्या है, रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे टोटल चेंज इन वोल्टेज है वो हमेशा क्या रहेगा, 0। मतलब जो डेल्टा V है वो ऑलवेज आपके पास किसके बराबर आएगा, 0 आएगा। टोटल चेंज इन द वोल्टेज इन दिस
सर्किट इज इक्वल टू 0। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जैसे आप इस सर्किट में आप जाओगे तो यहाँ पे जैसे ये बैटरी था, पॉजिटिव टर्मिनल था, करंट इधर जा रहा है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल था, इसके अंदर ये एंटर हो गया, तो प्लस से आप माइनस की तरफ जाओगे तो इसका माइनस हो जाएगा। इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, अगर सभी वोल्टेज का आप सम लेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन वोल्टेज इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। या इसको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इस बैटरी को भी मैं कुछ इस प्रकार से लगा देता हूँ। तो यहाँ से आप देखिए, आपको पता है इसका करंट इधर जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर करंट जा इधर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो E2 का EMF है वो E1 की EMF से क्या है, कम है। इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, E1 यहां से इधर जाएंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे, E2 प्लस IR माइनस E1 इज इक्वल टू 0। ये बोलता है क्लोज पाथ का जो टोटल चेंज इन वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब आपको यहाँ से समझना है कि कौन सी वोल्टेज मुझे पॉजिटिव लेनी है, कौन सी मुझे नेगेटिव लेनी है। अलग अलग जो रेफरेंस बुक होते हैं वो अलग अलग तरीके बताते हैं। सबसे सिंपल वे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, आप एक क्लोज पाथ चूज कर लो। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, A B C D, ये मैंने ले लिया। A से मैं B की तरफ गया तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो कोई वोल्टेज का चेंज नहीं हुआ। यहाँ से जब हम इधर आए तो हमारे पास बैटरी का कौन सा टर्मिनल इनकाउंटर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल काउंटर होता है। तो जो बैटरी का टर्मिनल आपके सामने आता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास पहला कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव टर्मिनल आया। तो पॉजिटिव टर्मिनल आया तो इसके ईएमएफ को आप पॉजिटिव ले लेंगे, तो मैंने लिखा प्लस E2। उसके बाद आप रेजिस्टेंस को देखेंगे, रेजिस्टेंस में आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपकी डायरेक्शन भी यही है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मैंने लिया प्लस IR। उसके बाद हम C पे गए, D पे गए, D से जब E की तरफ आए तो यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमें मिला। तो बैटरी का अगर नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो इसकी वोल्टेज को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। इसके EMF को नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस लिखा मैंने E1 दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास हुआ E2 प्लस IR इज इक्वल टू E1। ये बोलता है लूप लॉ, वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब इसमें देखिए क्या है, इसके दो मेन बात ये है कि ये जो ओनली क्लोज पाथ पे लगता है, इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट लॉ क्लोज पे ओपन पे दोनों पे लगता था ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, क्लोज पे लगता है। और ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस है, दोनों के ऊपर लागू है एनर्जी कंजर्वेशन। ये क्या होगा, मतलब ओनली एंड ओनली क्लोज पाथ पे लागू होगा, दोनों पे लागू नहीं होगा। और एनर्जी कंजर्वेशन को ये फॉलो करता है। दोनों को याद कर लो, फर्स्ट लॉ क्या करता था, चार्ज कंजर्वेशन को, सेकंड लॉ किसको करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को। फर्स्ट लॉ क्या होता है, ओपन और क्लोज दोनों पे काम करता है, और ये ओनली एंड ओनली क्लोज पे काम करता है। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे ये सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में क्या पूछा गया है कि ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें जो पॉइंट A और D है, क्या है, पॉइंट A और D, A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। आपको क्या निकालना है, VAD निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। और इसमें बोल रखा कि ये जो आर्म है यहाँ पे कोई करंट नहीं है, E से लेके और B तक, E से लेके B तक कोई करंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो देखिए किरचॉफ के रूल यूज करते हुए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आप देखेंगे A के और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है, इसका मतलब हुआ अगर मैं वोल्टमीटर लेके वोल्टमीटर का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करता हूँ, दूसरा कनेक्ट मैं यहाँ करता हूँ, तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आएगी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि मान लीजिए आपको एग्जाम में कई बार ऐसे कर देता है, एग्जामिनर यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, कहेगा फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। एक ही बात है, चाहे आप VAD निकालो चाहे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर निकालो, एक ही बात है। ठीक है, किरचॉफ के रूल लगाएंगे। तो किरचॉफ के रूल लगे, देखो दो लूप आपके पास बन रहे हैं। एक लूप यहाँ पे ये बन रहा है, ये वाला एक लूप तो ये है, एक लूप यहाँ पे बन रहा है और एक पूरा बन रहा है। अब इन तीनों में से आपको लेना कौन सा है वो देख लेना है। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी है, इसको मैं R2 कंसिडर कर देता हूँ, इसको यहाँ पे R1 कर देता हूँ। इसकी वैल्यू मुझे नहीं दे रखी है और ना मुझे यहाँ पे आता हूँ तो कोई करंट वगैरह की खास वैल्यू पता है, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम मुझे हो सकती है इसको सोल्व करने में। अगर हम यहाँ लेके चलते हैं, इस पाथ को ले ले A ऑफ E और B, अगर इसको हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे सभी वोल्टेज भी पता है और जो रेजिस्टेंस आता है उनकी वैल्यूज भी हमें
पता है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में पता नहीं है तो इसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं है तो यहाँ पे वोल्टेज भी नहीं होगी। तो इसलिए हम ये पाथ ले लेते हैं, कौन सा, ए ऑफ ई बी ए इन क्लोज लूप, इन क्लोज्ड लूप। कौन सा, ए, कौन सा लिया हमने लिया ए ऑफ ई बी ए, ये क्लोज लूप हमने ले लिया। इस क्लोज लूप में क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। देखिए ए से हम जाते हैं एफ की तरफ। कहाँ से जाते हैं, ए से एफ की तरफ। हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये है, बाद में जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे। हमने कंसीडर कर लिया कि करंट की डायरेक्शन ये है, तो इधर से हम इधर गए तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या पे आई, इसी डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस भी इधर ही है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो अगर 2 इंटू क्या हो जाएगा ये आई। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको हम लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे 2 इंटू आई। फिर इसका वोल्टेज अगर देखेंगे तो इसका वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट गिवन है, तो -1 वोल्ट, माइनस लिखेंगे ना 1, क्योंकि देखो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। फिर यहाँ गए, इधर आए, यहाँ आएंगे तो यहाँ कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट नहीं है तो इसका वोल्टेज भी 0 हुआ, आई इंटू आर करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इस बैटरी के पास है तो बैटरी का नेगेटिव मिला तो ये हुआ -3 वोल्ट, और फिर इधर आया तो फिर हो गया -6 वोल्ट, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये आपके पास 9 1 10, आपके पास 2i किसके बराबर हुआ, 10 वोल्ट के बराबर हुआ। और i जो है, i एम्पियर में था तो यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू लिख देते हैं ना। तो ये हमें यहाँ सिर्फ करंट को रिप्रेजेंट करने यूनिट नहीं लिख रही इधर भी, तो वोल्टेज की यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। i कितना हो गया 5 एम्पियर। इस सर्किट का जो करंट है वो कितना है 5 एम्पियर है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ए के और डे के बीच में। तो अब देखो ए से लेके अगर एफ तक जाते हैं तो पोटेंशियल कितना आता है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ 0 0 मान लेता हूँ, यहाँ हो गया 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, इसका कितना है -1, और यहाँ इधर आए, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 - 1 9 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और डी के बीच में वो कितना आया 9 वोल्ट आया। एक प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं। ये सर्किट डायग्राम आपको गिवन है और इसमें पूछ रखा है कि आपके पास I1 करंट कितना होगा, I2 करंट कितना होगा और I3 करंट कितना होगा, ये सभी आपको दे रखा है। इस बैटरी का वोल्टेज क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 20 वोल्ट, इसकी वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट, ये 80 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना है। देखिए किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है वो तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके गिवन है। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना है, लूप रूल लगाना है या वोल्टेज लो लगाना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले क्लोज लूप ले लेते हैं। पहले ये वाला क्लोज लूप हम इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं, सी ई ऑफ डी ले लेते हैं। आपके पास 3 क्लोज लूप बनते हैं यहाँ पे, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक पूरे वाला बनता है। जिससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी उसको हम ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इन क्लोज लूप सी ई ऑफ डी सी। इस क्लोज लूप में क्या हो रहा है, सी से ई की तरफ जा रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई वोल्टेज का तेज नहीं हुआ। ई से एफ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे 30 है और करंट कितना है I1, तो आपके पास हो जाएगा 30 I1, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन सेम थी इसलिए इसको हमने ले लिया पॉजिटिव। यहाँ आए, यहाँ से जब इधर जाते हैं तो ये हो जाएगा -20 और ये कितना हो जाएगा +20 I3 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ से यहाँ आए तो 30 इंटू I1, इधर आए, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हुआ तो हमने नेगेटिव 20 ले लिया। फिर हमारा मोमेंट भी इधर ही है, करंट भी इधर ही जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20 इंटू I3 ये हो जाएगा 20 I3। यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, इसको मैं लिख देंगे यहाँ पे 3I1 -2 +2 I3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब पूरा लूप लेके चलते हैं, पूरा लूप लेंगे ए बी, ये लूप भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि हमारे पास
कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, और वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। और दूसरा हम ये भी देंगे कि जो आपके पास करंट आ रहे हैं वो आपके पास मैक्सिमम आ जाए, जो इस इक्वेशन में थे वो इस दूसरी इक्वेशन में आ जाए, इस प्रकार से हम लूप सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया ए बी डी, डी नहीं लेंगे, ए बी एफ ई ए ले लेते हैं इन क्लोज लूप ए बी एफ ई ए। तो इसमें देखिए ए से बी की तरफ आएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है हमें, तो हो गया -80, ये हो जाएगा +20 I2, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो कौन है, I2 करंट है। इधर गए, यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब करंट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा -30 I1, और फिर यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ 0। यहाँ से भी 10 कॉमन लेंगे तो इसको हम लिख देंगे -8 +2 I2 -3 I1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेता हूँ 2। अब देखो अगर ये दोनों इक्वेशन मुझे सोल्व करनी है तो इसमें I1 है, इसमें I1 है, बट इसमें I2 और इसमें क्या है I3, ऐसे सोल्व हो नहीं रहा है। तो एक बात और ध्यान दें आप, यहाँ से देखो इस बैटरी से जो करंट निकल के चल रहा है वो I3 निकल रहा है। I3 करंट जब सी जंक्शन के ऊपर पहुंचता है तो I1 इधर चला गया और I2 इधर आ गया। इसका मतलब I1 और I2 किसके बराबर है, I3 के बराबर है। किसके बराबर है आपके पास ये, आपके पास यहां से की इक्वेशन क्या है, I3 जो है वो बराबर है I1 + I2 के बराबर। तो यहाँ ये जो I3 इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ I1 I2 से, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 3 and 1। 3 और 1 से क्या होगा, 3 और 1 से होगा हमें 3I1 -2 + I3 की जगह मैं ये रखूंगा तो आपके पास हो जाएगा 2I1 + 2I2 = 0। इसको सोल्व करेंगे, 3I1 ये है, 2I1 ये है, आपके पास हो गया 5I1 + 2I2 -2 दैट इज इक्वल टू 0। और इसको सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख दूं दैट इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूं मैं 4 बोल देता हूं। 5I1 + 2I2 = 2। और यहाँ इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख दो ऐसे, कितना, इसको लिख देंगे 2I2 - 3I1 = 8। इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए I1 I2 है, इधर भी I1 I2 है। अब हम I1 I2 के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो I1 I2 के लिए इसको सोल्व करेंगे, कैसे करें, देखिए हमें क्या चाहिए 5I1 चाहिए, हमारे पास 3I1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 15I1 + 6I2 दैट इज इक्वल टू 6। और 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से, तो हमारे पास मिला ये 10I2 - 15I1 = 40। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड करूंगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 16I2 = 46। और I2 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से आपके पास I2 की जो वैल्यू है वो आ गई 46/16 एम्पियर। इसको सोल्व कर लेना, कटता है तो काट देना इसको। अब क्या बचा आपके पास, I2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, I1 क्या आ जाएगी, I1 I2 को जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा I3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किरचॉफ के जो रूल है वो लगा के आप किसी भी सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्वेश्चन की आप, और तो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे।